सावरकर को आपने फेंक दिया, उठा के फेंक दिया, बाहर कर दिया। सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं, माफी मांगू, ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये सावरकर जी ने लिखा है। सावरकर माने तेज, सावरकर माने तीखापन, सावरकर में ऊंचाई भी थी और गहराई भी थी। हिंदू धर्म का हिंदू से कोई नाता नहीं है, जो आजकल भाजपा और संघ के खास विचारक हैं। सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार। जो लोग देश को यह बताने की कोशिश करते हैं कि इस देश को खून बहाए बिना आजादी मिल गई है, जो लोग देश को यह बताने की कोशिश करते हैं कि हमें अहिंसा से स्वतंत्रता मिली है, यकीन मानिए वो देश के साथ धोखा कर रहे हैं। वो देश के ऐसे वीरों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए बलिदान कर दिया, यहां तक कि अपने प्राणों का भी बलिदान कर दिया। आज हम आपको एक ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी की पूरी जिंदगी बताने वाले हैं जिसने अपना पूरा जीवन देश को आजाद कराने में लगा दिया। उसके बाद उसे नाम मिला देशद्रोही, उसके बाद उसे नाम मिला माफी वीर, उसके बाद उसे नाम मिला अंग्रेजों का चाटुकार। वो बार बार जेल गया, काले पानी जैसी कठिन यातनाएं सहन की, लेकिन मरते दम तक अपना मुंह नहीं खोला। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन्हीं वीर सावरकर की जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, राजनीतिज्ञ थे, वकील थे, लेखक थे, समाज सुधारक थे और हिंदुत्व दर्शन के सूत्रधार भी थे, जिन्होंने पहली बार स्वतंत्रता संग्राम शब्द का उपयोग किया 1857 की क्रांति के लिए, जिन्होंने 1857 के विद्रोह को पहली बार 1857 की क्रांति का नाम दिया। आज हम बात करेंगे उन्हीं वीर सावरकर की जिन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। वीर सावरकर का नाम संघ परिवार में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, लेकिन वो कौन लोग हैं जिन्होंने वीर सावरकर को देश के लिए खतरा बताया था और उनके बारे में ऐसी बातें कही जिसकी वजह से आज बहुत सारे लोग वीर सावरकर को एक देशभक्त नहीं मानते हैं। किस तरह से एक नैरेटिव चलाया गया और किस तरह से एक वीर को माफी वीर बनाया गया। तो चलिए आज हम वीर सावरकर के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातों पर प्रकाश डालेंगे जो आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। आपने कहावत तो जरूर सुनी होगी, जब शेर अपने 2 कदम पीछे खींचता है तो वह डरता नहीं है बल्कि एक लंबी छलांग की तैयारी कर रहा होता है। आज हम इस वीर सेनानी की कैसी ही छलांग के बारे में बताएंगे और आज इनसे आपका पूरा परिचय कराएंगे। अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े गए भारत के स्वाधीनता संग्राम में वीर विनायक दामोदर सावरकर का अद्वितीय योगदान है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर देश ही नहीं तो विदेश में भी क्रांतिकारी को तैयार किया। इससे अंग्रेजों की नाक में दम हो गया। अतः ब्रिटिश शासन ने उन्हें लंदन में गिरफ्तार कर मोरिया नामक पानी के जहाज में मुंबई भेजा, जिससे उन पर भारत में मुकदमा चलाकर दंड दिया जा सके। पर सावरकर माने साहस यूं ही नहीं कहा जाता। उन्होंने ब्रिटेन में ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अध्ययन किया। 8 जुलाई 1910 को जब वो जहाज फ्रांस के मॉरिशस बंदरगाह के पास लंगर डाले खड़ा था तो उन्होंने एक साहसिक निर्णय लेकर जहाज के सुरक्षा कर्मियों से शौच जाने की अनुमति मांगी। अनुमति पाकर वो शौचालय में गए तथा अपने कपड़ों से दरवाजे के शीशे को ढककर दरवाजा अंदर से अच्छी तरह से बंद कर लिया। शौचालय से एक रोशनदान खुले समुद्र की ओर खुलता था। सावरकर ने रोशनदान और अपने शरीर के आकार का सटीक अनुमान किया और समुद्र में छलांग लगा दी। एक ऐसी छलांग जिसका अंग्रेज सैनिक अनुमान तक नहीं लगा सकते थे, क्योंकि ऐसे जहाज से कूदना खुदकुशी से कम कुछ नहीं होता। लेकिन जिसके मन में क्रांति की ज्वाला धधक रही हो वो जीवन के लिए मोह नहीं रखते। बहुत देर होने पर सुरक्षाकर्मियों ने दरवाजा पीटा और कुछ उत्तर न आने पर दरवाजा तोड़ दिया, पर अब तक तो पंछी उड़ चुका था। सुरक्षाकर्मियों ने समुद्र की ओर देखा तो पाया कि सावरकर तैरते हुए फ्रांस के तट की ओर बढ़ रहे हैं। उसने शोर मचाकर अपने साथियों को बुलाया और गोलियां चलानी शुरू कर दी। कुछ सैनिक एक छोटी सी नाव लेकर उनका पीछा करने लगे, पर सावरकर उनकी चिंता न करते हुए तेजी से तैरते हुए उस बंदरगाह पर पहुंच गए। उन्होंने स्वयं को फ्रांसीसी पुलिस के हवाले कर वहां राजनीतिक शरण मांगी। अंतर्राष्ट्रीय कानून का जानकार होने के कारण उन्हें मालूम था कि उन्हें फ्रांस में कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए फ्रांस की पुलिस उन्हें गिरफ्तार तो कर सकती है पर किसी अन्य देश की पुलिस को नहीं सौंप सकती। इसलिए उन्होंने यह साहसी पग उठाया। उन्होंने फ्रांस के तट पर पहुंचकर स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तब तक ब्रिटिश पुलिसकर्मी भी वहां पर पहुंच गए और उन्होंने अपना बंदी वापस मांगा। सावरकर ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की जानकारी फ्रांसीसी पुलिस को दी। बिना अनुमति किसी दूसरे देश के नागरिक का
फ्रांस की धरती पर उतरना भी अपराध था, पर दुर्भाग्य से फ्रांस की पुलिस दबाव में आ गई। उन्होंने सावरकर को ब्रिटिश पुलिस को सौंप दिया। उन्हें कठोर पहरे में वापस जहाज पर ले जाकर हथकड़ियों और बीड़ियों में कस दिया गया। मुंबई पहुंचकर उन पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें उन्हें 2 जीवन की सजा दी गई। अपने प्रयास में असफल होने पर भी वीर सावरकर की इस छलांग का ऐतिहासिक महत्व है। इससे भारत की गुलामी की चर्चाएं विश्व पटल पर होने लगी थी। जो लोग डरपोक कहते हैं, जो लोग वीर सावरकर के नाम के साथ माफी वीर लगाते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि समुद्र में छलांग लगाना साहस का काम है, किसी डरपोक का नहीं। वीर सावरकर का जन्म 18 मई 1883 को भगूर में हुआ था, जो कि नासिक में पड़ता है। पिता का नाम था दामोदर पंत और माता का नाम था राधाबाई। आपको अब शायद मालूम होगा कि 22 मार्च को सिनेमाघरों में एक फिल्म रिलीज होने वाली है और यह फीचर फिल्म सावरकर पर बनी है, यानी उनके जीवन पर आधारित है। आपने ऐसे कई नेताओं के बयान सुने होंगे जिन्होंने वीर सावरकर को वीर नहीं बल्कि माफी वीर कहा है। जिससे राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया था, मैं राहुल सावरकर नहीं हूं, मैं राहुल गांधी हूं। और वीर सावरकर एक माफी वीर थे। वीर सावरकर ने अंग्रेजों को खत लिखा था, मैं आपके यहां नौकर बनकर रहना चाहता हूं। और माफीनामे पर हस्ताक्षर के पीछे भी वीर सावरकर का डर था। उन्होंने नेहरू, पटेल जैसे उस समय के नेताओं के साथ धोखा किया था, ऐसा कहा जाता है। तो अब जब ये पूरी की पूरी फिल्म आ रही है उनके जीवन पर, इससे लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर क्यों वीर सावरकर को माफी वीर कहा जा रहा है। वैसे फिल्म में वीर सावरकर का किरदार बॉलीवुड के सुपरस्टार रणदीप हुड्डा निभा रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में वीर सावरकर के बारे में खुलकर ऐसी बातें कही जो उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा थी, जो वीर सावरकर के नाम पर राजनीति खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कहते हैं रणदीप हुड्डा। वीर सावरकर को 2 उम्र कैद की सजा हुई थी, जो 50 साल की थी। पहले 25 और फिर 25। अब 26-27 साल के लड़के को अगर 7/11 की सेल में बंद कर दिया जाए, वो भी तब जब वो शख्स इतना पढ़ा लिखा हो, वहां से वो क्या करते हैं? उनको लगता था यहां रहकर भूखे मर जाना, सजा पाना, तो ऐसे में देश के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। वीर सावरकर चाहते थे वो जेल से बाहर आए, इसलिए उन्होंने माफी नामा लिखा था। वो भी अपने लिए नहीं बल्कि अपने जैसे कई और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो उनकी तरह यातनाएं पा रहे थे। अब ये सावरकर की रणनीति थी या उन्होंने दिल से माफी मांगी थी, इस पर भी अब विवाद उठाया जा रहा है। अंग्रेज जानते थे वीर सावरकर को छोड़ना कितना नुकसानदायक हो सकता है, वरना उन्हें छोड़ा ही क्यों गया। सिर्फ काला पानी में वो 11 साल रहे। 3 साल मेनलैंड पर अलग अलग जेलों में रहे और उसके बाद वो रत्नागिरी में हाउस अरेस्ट या डिस्ट्रिक्ट अरेस्ट आप कह सकते हैं, उसके अंदर रहे। 27 साल के उस शख्स को कैप्टिविटी में रखा गया, तब उसकी माफी स्वीकार क्यों नहीं हुई? तो वीर सावरकर की माफी इसलिए स्वीकार नहीं हुई क्योंकि अंग्रेज भली भांति जानते थे कि वो कितने खतरनाक इंसान हो सकते हैं अंग्रेजी हुकूमत के लिए, जिन्होंने पूरे देश की सोच बदल कर रख दी थी। अब ये समय ऐसा है जहां वीर सावरकर पर कांग्रेस और बीजेपी हो रहा है। हालांकि पहले से ये होता आ रहा है। इसमें कांग्रेस वीर सावरकर के खिलाफ है तो बीजेपी उनके पक्ष में है। इतने सालों से कांग्रेस ने जो वीर सावरकर के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया हुआ है, उसे तोड़ने के लिए अब वीर सावरकर पर फिल्म बनाई जा रही है, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक ऐसे वीर या फिर माफी वीर का सच दुनिया के सामने आना चाहिए ताकि लोग समझ पाए कि उनके असली नायक कैसे होने चाहिए। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया, वीर सावरकर को बदनाम किया जा रहा है। उन्हें अंग्रेजों के सामने दया याचिकाएं महात्मा गांधी के कहने पर दायर की थी। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने इसके बारे में कहा था, अंडमान और निकोबार प्रशासन के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं जिसमें स्पष्ट हो कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी या नहीं। उन्होंने कहा, जिस तरह की जानकारी अंडमान और निकोबार प्रशासन के आर्ट एंड कल्चर विभाग से मिली है, उसके मुताबिक सेल्युलर जेल में रहते किसी तरह की दया याचिका देने का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इससे इस बात की पुष्टि तो हो ही जाती है कि उन्होंने माफी मांगी थी या नहीं। केंद्र सरकार की ओर से यह बयान ऐसे वक्त में आया जब हिंदुवादी नेता सावरकर को भारत रत्न देने की मांग कर रहे थे। सत्ताधारी बीजेपी इस पक्ष में नजर आ रही है, लेकिन विपक्षी इसका विरोध कर रहे हैं। सावरकर पर यह आरोप लगता रहा है कि रिहा होने के बाद उन्होंने औपनिवेशिक शासन की नीतियों का समर्थन किया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम से खुद को दूर रखा। उनके आलोचक ये भी कहते हैं कि सावरकर ब्रितानी सरकार से हर महीने 60 रुपए की पेंशन भी लेते थे। अब दूसरी तरफ सावरकर के प्रशंसक अक्सर कहते कि उन्हें जेल में मरने की जगह राष्ट्र सेवा का रास्ता चुना, इसलिए माफीनामे की चाल चली। वहीं सावरकर विरोधी का कहना है कि सावरकर ने अपनी रिहाई के बाद का सारा समय महात्मा गांधी के खिलाफ माहौल बनाने में बिताया। 1937 में पूरी तरह रिहा होने से लेकर 1966 में अपनी मृत्यु तक सावरकर ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्र सेवा कहा जा सके। सावरकर को क्यों गिरफ्तार किया गया था? सावरकर पर शोध करने वाले निरंजन तकले बताते हैं, 1910 में नासिक के जिला कलेक्टर जैक्सन की हत्या के आरोप में पहले सावरकर के भाई को गिरफ्तार किया गया था।
सावरकर पर आरोप था कि उन्होंने लंदन से अपने भाई को एक पिस्टल भेजी थी जिसका हत्या में इस्तेमाल किया गया। SS मौर्य नाम के पानी के जहाज से उन्हें भारत लाया जा रहा था। जब वो जहाज फ्रांस के मर्से बंदरगाह पर आकर रुका तो सावरकर जहाज के शौचालय के पोर्ट होल से बीच समुद्र में कूद गए। अपने राजनीतिक विचारों के लिए सावरकर को पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया था। साल 1910 में उन्हें नासिक के कलेक्टर की हत्या में संलिप्त होने के आरोप में लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया था। वीर सावरकर को 2 आजीवन कारावास की सजा हुई थी। उन्हें ऐसी अमानवीय सजा देने का एक ही कारण था, उन्होंने अंग्रेजों को भारत से भगाने हेतु व्यापक बहुआयामी व सक्रिय योजनाएं बनाई थी जिनका तोड़ अंग्रेजों के पास नहीं था। उसके लिए वे खुलेआम सशस्त्र क्रांति की वकालत कर रहे थे। उन्होंने बहुत ही छोटी सी आयु में विभिन्न पुस्तकें लिखकर और भाषण देकर सशस्त्र क्रांति के दर्शन की रचना की थी। सशस्त्र क्रांति का यह दर्शन दुनिया भर में फैले सभी भारतीय क्रांतिकारियों के लिए मार्गदर्शक था। सावरकर के काम को अंग्रेज आतंकवादी, अराजकता का फैलाने वाला और वैकल्पिक रूप से राजद्रोही मानते थे। इसलिए सावरकर को इस सभी गतिविधियों का अर्थ अंग्रेजों से ये निकाला कि सावरकर ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है और उसी के आधार पर सावरकर को 2 आजीवन कारावास की सजा दी गई। अंग्रेजों के खिलाफ देशद्रोह का मतलब भारत के लिए देशभक्ति काफी है। अब यह समझने में देर नहीं लगनी चाहिए कि वो सच्चे क्रांतिकारी थे या फिर एक माफी वीर थे। क्या था सावरकर के इन दया पात्रों में? डोंगरी से लिखी पहली अर्जी में लिखा था, क्या मैं एक ही उम्र कैद में दोनों उम्र कैद की सजा काट सकता हूं? यह प्रश्न सावरकर ने पूछा था। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि एक जीवन में केवल एक जन्म होने से ही उम्र कैद की सजा भुगती जा सकती है। आजीवन कारावास का मतलब मृत्यु तक जेल में बंद रहना नहीं होता, बल्कि व्यक्ति जीवन की उम्मीद के वर्ष जेल में बिताना होता है। उस समय यूरोप में उम्र कैद की सजा 14 वर्ष थी। सावरकर जानते थे कि उन्हें दी गई 50 वर्ष की सजा यूरोप में 3.5 आजीवन कारावास के बराबर होती है। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को 3 अलग अलग मामलों में 14, 7 और 3 वर्ष की सजा सुनाई जाती है। कानून के इस ज्ञान के कारण ही सावरकर ने पहला दया पत्र लिखा था। इसके जवाब में अप्रैल 1911 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सावरकर को पहले आजीवन कारावास के 25 वर्ष समाप्त होने दें, उसके बाद हम दूसरे आजीवन कारावास के बारे में सोचेंगे, ऐसी कठोर सूचना दी गई थी। जरा सोचिए, अगर कोई हमें सिर्फ 25 दिन इंतजार करो बाद में देखेंगे ऐसा कहता है तो हमारा धैर्य समाप्त हो जाता है। कभी कभी तो ऐसी खबरें जो कुछ समय के लिए इंटरनेट बंद होने पर ही देश की नेशनल मीडिया में सुर्खियां बटोर लेती हैं। और यह वीर देशभक्त था जिसने ब्रिटिश सरकार 25 वर्ष बाद सोचने की बात करती है, वो तब भी अड़िग रहता है। सावरकर के माफीनामे की पृष्ठभूमि क्या थी? सन 1910 नासिक के अंग्रेज कलेक्टर जैक्सन की हत्या हुई। पुलिस का दावा था कि अभिनव भारत नाम संस्था के लोग इस हत्या के जिम्मेदार हैं। यह संस्था सावरकर ने बनाई थी। जिस समय हत्या हुई उस समय सावरकर लंदन में थे। भारत में उनके बड़े भाई गणेश को गिरफ्तार किया गया। बाद में सावरकर को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर आरोप था कि जिस पिस्टल से जैक्सन की हत्या हुई वो सावरकर ने लंदन से अपने भाई गणेश को भिजवाई थी। जैक्सन पर जिसने गोली चलाई उनका नाम कान्हेरे था। उन्हें बाद में फांसी की सजा हुई। सावरकर को भारत लाकर उन पर मुकदमा चला गया। हत्या और राष्ट्रद्रोह के नाम पर 25-25 साल की 2 सजाएं अंडमान में भुगतने का आदेश हुआ। इसे ही काले पानी की सजा कहा जाता है। यह उनके क्रांतिकारी जीवन का पहला रोमांचक अध्याय है। दूसरा अध्याय शुरू होता है अंडमान के सेल्यूलर जेल में। 11 जुलाई 1911 को सावरकर को अंडमान लाया गया। इसके लगभग 1.5 महीने बाद यानी 29 अगस्त को सावरकर ने पहला माफीनामा लिख दिया। और आपको बता दें कि गांधी तब दक्षिण अफ्रीका में थे। उन दिनों बातचीत के 2 ही जरिए थे, या तो आमने सामने मुलाकात हो या पत्र लिखे जाएं। दूरी का भी ध्यान रखें। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे और सावरकर अंडमान में थे। लिहाजा ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि सावरकर का जो पहला माफीनामा है उसके लिए गांधी जी ने उनसे कहा था। महात्मा गांधी 9 फरवरी 1915 को भारत आए और उससे पहले ही सावरकर अंग्रेजों को दूसरा माफीनामा भी लिख चुके थे 14 नवंबर 1913 को। जाहिर है ये दूसरा माफीनामा भी सावरकर की अपनी सोच थी। इसमें गांधी जी का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं था। लेकिन वो क्यों माफीनामा लिखना चाहते थे यह आपको वीडियो देखकर पता ही चल गया होगा। क्या आप भी मानते हैं वीर सावरकर देश के सच्चे क्रांतिकारी थे या फिर वो एक माफी वीर थे और अंग्रेजों की सैलरी पर पल रहे थे? अब निर्णय आपको अपने विवेक से करना है। जय हिंद, जय भारत।